पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए वहीं चलता हूं जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, यानी पहले एपिसोड में, जहां मैं लावा लोलेगांव के वेस्ट बंगाल टूरिज्म के कॉटेज में था। वहां के सरकारी कर्मचारियों ने कुछ जंगली मुर्गियां पाल रखी थी। वे मुर्गियां देशी थी, जो बाजार में मिलती मुर्गियों से अलग थी। ये मुर्गियां भी मानव सभ्यता से पहले ही भारत में आ गई थी। वे जंगल में विचरती थी, फिर मानव आए और उनको जंगलों से निकालकर पालना शुरू कर दिया। इससे पहले इनको पकड़कर खाते भी होंगे। लेकिन ये मुर्गियां आई कैसे? अंडे से, और अंडा मुर्गी से। इस यक्ष प्रश्न का अंतिम उत्तर क्या हो कि कौन पहले आया? मुर्गियों में लाल जंगली मुर्गी, जिसको रेड जंगल फाउल कहते हैं, वो पहले आई, और बाजार में जो मुर्गी दिखती है वो तो बहुत बाद में आई। लावा लोलेगांव में वह आदि मुर्गी स्वच्छंद विचर रही थी। इन मुर्गियों के पूर्वज लगभग 58,000 वर्ष पूर्व आए। अगर हम अंडों का इतिहास देखें तो अंडे तो 34 करोड़ वर्ष पहले ही आ गए थे। अंडों ने ही छिपकलियों, कछुओं, सांप और मगरमच्छ जैसों को जन्म दिया, जो पक्षियों के पहले से मौजूद थे। लेकिन अगर प्रश्न मुर्गी के अंडे का है तो वह बिना मुर्गी के संभव नहीं। इतिहास में किसी भी अन्य प्रजाति में वह अंडा देने की क्षमता नहीं जिससे कि मुर्गी निकले। इसलिए पहले किसी और पक्षी के क्रमिक विकास से मुर्गी की उत्पत्ति हुई होगी और फिर निकला होगा मुर्गी का अंडा। दुनिया की पहली पक्षी लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व आई, जिसका नाम आर्केप्टेरिक्स है। मुर्गी और अन्य पक्षी इसी के वंशज हैं। प्रश्न यह है कि इन पक्षियों, छिपकलियों, कछुओं, सांप, मगरमच्छ और इनके अंडों से पहले कौन आया? प्रश्न एक साथ सुलभ और कठिन दोनों करता हूं। वापस उस प्रश्न पर लौटता हूं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और पृथ्वी पर ही क्यों आया। आंखें अब मुर्गी से हटाकर पेड़ पौधों की ओर करनी होगी, उनसे हटाकर नीचे जमीन पर उगे घास की दूब की ओर करनी होगी, उनसे भी हटाकर पत्थर पर जमी गाई पर करनी होगी। हमें वह सूक्ष्मतम जीव ढूंढना होगा जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई दे, ऐसा जीव जिसके जीने के लिए न्यूनतम साधन काफी हो, ऐसा जीव जिसे न जल की आवश्यकता हो, न ऑक्सीजन की और न प्रकाश की। पृथ्वी पर पहला जीव और विश्व के हर जीव का पूर्वज तो कुछ ऐसा ही होगा। इवोल्यूशन, जिसे क्रमिक विकास कहते हैं, इसकी नींव रखी चार्ल्स डार्विन ने। एक जीवन वृक्ष की कल्पना जिसकी जड़ें पृथ्वी में है, जिसके मुख्य आधार में बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीव हैं, और फिर उनसे शाखाएं निकलती चली गई। एक शाखा पर छिपकली महाराज बैठे हैं, एक पर मानव और चिंपैंजी, एक पर पक्षी, एक पर मेढक। शाखाओं की भी शाखाएं हैं, लेकिन सबका मूल आधार बैक्टीरिया ही है। आज हम बड़े बेतकल्लुफी से कहते हैं कि बैक्टीरिया उगाए, इन्हें मारो, जबकि बैक्टीरिया तो पृथ्वी पर जीवन के आधार है। उग तो उसके बाद हम आए। यूं कहिए कि हमने असंख्य कीटाणुओं के मध्य जीना सीखा है। यही तो क्रमिक विकास है। पहला जीवन कैसे आया? मूलभूत प्रश्न तो आखिर यह है कि जीवन क्या है? वह जो चल सके, या वह जो प्रजनन कर सके, या वह जो अपना आकार बदल सके, या वह जिसमें चेतना हो, या वह जिसमें विकास की क्षमता हो? आज तक हम जीवन की एक पूर्ण परिभाषा नहीं लिख सके हैं। हर परिभाषा में एक अपवाद निकल जाता है। जैसे वायरस जीव और निर्जीव के मध्य एक शंकित रेखा में है। क्या दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक में यह क्षमता है कि अपने प्रयोगशाला में कुछ रसायन घोलकर जीवन का सृजन कर सके, एक मामूली से मामूली जीव बना सके? दुनिया का पहला जीव निर्जीव पदार्थों से बीहर पृथ्वी पर बना, लेकिन हम उन्हें उच्च तकनीकों से लैस प्रयोगशाला में आज तक नहीं रच सके। 1953 में शिकागो विश्वविद्यालय में एक जुझारू शोधार्थी हुए स्टैनले मिलर। उन्होंने पृथ्वी के पहले जीव का निर्माण अपने प्रयोगशाला में करने की ठानी।
इसके लिए उन्हें आदि पृथ्वी का समुद्री जल, वैसा वायुमंडल और वैसी भौगोलिक घटनाएं लानी थी। उन्होंने एक बीकर में उसी संरचना का जल लिया, कुछ गैस, मीथेन, अमोनिया आदि डाले और बिजली कड़कने की अनुभूति के लिए कुछ विद्युत तरंगे दे दी। कुछ दिनों बाद उस बीकर में हरे रंग का जैविक तत्व बनने लग गया। यह निर्जीव पदार्थों से जैविक रसायन बनाने का पहला सफल प्रयोग था, जिसने सृष्टि प्रयोगों को एक नया आयाम दे दिया। क्या वाकई पृथ्वी पर जीवन इतनी सुलभता से आ गई होगी कि कुछ रसायन जमे, बिजली कड़की और जादू, जीवन आ गया? स्टैनले मिलर के गुरु हैरोल्ड उरे ने उछलकर कहा, अगर ईश्वर ने इस तरह सृजन नहीं किया तो लगता है उन्होंने एक आसान मौका हाथ से जाने दे दिया। लेकिन जिंदगी कोई शतरंज का खेल तो है नहीं कि ईश्वर यहां बाजियां खेल रहे थे। न ही पहला जीव शिकागो के किसी प्रयोगशाला में जन्मा था। मिलर के प्रयोग के बाद अब शोध की दुनिया में काफी पानी बह चुका है। इस बीजभूत सूप सिद्धांत, जिसे प्रिमोर्डियल सूप थ्योरी कहते हैं, उस पर प्रश्न उठते रहे हैं। इसके लिए पुनः भारत में ही सूत्र ढूंढता हूं। मैं महाराष्ट्र में लंबे वक्त तक रहा। चिकित्सा की पढ़ाई भी मैंने वहीं रहकर की है। उस वक्त हम अक्सर गिरियारोहण पर जाते। गिरियारोहण मराठी शब्द है, इसका अर्थ गिरी का आरोहण यानी पहाड़ की चढ़ाई है। इन पहाड़ों से गुरिल्ला युद्ध कर ही शिवाजी के योद्धाओं ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। पृथ्वी पर पहले जीवन के अंकुर इन्हीं पहाड़ियों में मिल रहे हैं। यहाँ क्यों मिल रहे हैं, यह प्रश्न कठिन है। जैसा हम पहले जान चुके हैं कि जब पृथ्वी बनी उस वक्त यह एक मैग्मा का गोला हुआ करती थी। न उस वक्त महाराष्ट्र था, न ये दक्कन की पहाड़ियां थी। तो फिर यहां जीवन आया कहां से? 2017 में नेचर पत्रिका में एक लेख छपा कि उन्हें पृथ्वी का प्रथम जीवन कनाडा में मिल गया है। यह क्वेबेक कनाडा के नुवागित्तुक क्षेत्र के पत्थरों में मिला, जो लगभग 3.7 से 4.3 अरब वर्ष पुराना है। इसका अर्थ है कि उस मैग्मा के गर्म गोले में, जिसका तापमान 1000 फ़ारेनहाइट से अधिक था, वहां सूक्ष्म जीव जन्म ले रहे थे। ये सूक्ष्म जीव ज्वालामुखी के गर्भ में पनप रहे थे। अब सोचिए कि जीवन आखिर किस चिड़िया का नाम है। किसी भी चरम परिस्थिति में जीवन की कल्पना की जा सकती है। पृथ्वी पर जीवन आते ही लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व हिमयुग आ गया। पूरी पृथ्वी बर्फ से लद गई। नीली पृथ्वी अचानक श्वेत पृथ्वी में बदल गई। हिमयुग आते ही जीवन की उत्पत्ति कुछ ढीली पड़ गई होगी, लेकिन ये सूक्ष्म जीव जमे रहे। कर्नाटक के ताल्या गांव में ऐसे 2.7 अरब वर्ष पूर्व के पत्थर मिले हैं, जो पृथ्वी के प्रथम हिमयुग के ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से गोल हो गए। ऐसे ही पत्थर अफ्रीका में भी मिले हैं। इन साक्ष्यों से यह लगता है कि भारत एक विशाल भूमि का हिस्सा थी, जहां जीवन की पहली कुलबुलाहट शुरू हो रही थी। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिक पिनाकी सार की टीम को कोयना महाराष्ट्र के करार गांव में लगभग 3 किलोमीटर गहराई में जाकर भारत के प्रथम सूक्ष्म जीव मिले, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने हैं। 3 किलोमीटर गहराई में जीवन, इसका अर्थ है कि उस वक्त पृथ्वी की सतह ही आज की जमीन से 3 किलोमीटर गहराई में रही होगी। ये 3 किलोमीटर पत्थर तो करोड़ों वर्ष के जमाव से बने हैं। ये अब डेक्कन ट्रैप्स कहलाते हैं। ट्रैपिस का अर्थ स्वीडन या नॉर्वेजियन में सीढ़ी होती है। हालांकि नॉर्वे या स्वीडन में इसका उच्चारण त्रप्पे होता है, और इनकी सीढ़ीदार बनावट के कारण ही ये डेक्कन ट्रप्पे या डेक्कन ट्रैप्स कहलाते हैं। ये सीढ़ियां कैसे बनी, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। फिलहाल यह जानना काफी है कि हमारे जो सूक्ष्मतम पूर्वज हैं वो हमारी जमीन के कई किलोमीटर नीचे डेक्कन ट्रैप्स में दबे पड़े हैं। लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन इन सूक्ष्म जीवों की बदौलत बढ़ने लगा। उन प्रथम जीवाणुओं ने प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों की तरह भारत के वायुमंडल में भी ऑक्सीजन आया।
धीरे धीरे यह ऑक्सीजन आज के अनुपात में यानी कि लगभग 1% तक आ गया। इतने कम ऑक्सीजन में हम तो नहीं जी पाते, लेकिन पृथ्वी पर जीवन चक्र चलता रहा। एक साधारण कोशिका जिसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं से उन्नत कोशिका यानी यूकैरियोटिक में बदलाव होता रहा। ये तपती पृथ्वी के तल पर जमी काई यानी एल्गी थी, जो एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री बन गई थी। इस समय के जीवन के लिए हम दक्कन से उत्तर विंध्य की पहाड़ियों में चलते हैं, चित्रकूट की पहाड़ियों में। आप अगर वहां गए हैं तो कल कल बहती पैसूनी नदी देखी होगी, जिसे पैसूनी गंगा भी कहते हैं। वहीं एक जानकी कुंड धाम है, जहां एक नेत्र चिकित्सालय भी है। इस स्थान पर ही पृथ्वी के सबसे पुराने पत्थर मिलते हैं। पुराने पत्थरों में से एक मिलते हैं, जो पृथ्वी के आरंभिक जीवन के भी चिन्ह हैं। ये कभी पत्थर नहीं बल्कि सूक्ष्म जीव हुआ करते थे। इन रेशेदार सूक्ष्म जीवों के परत दर परत जमने से जो पत्थर बने, उन्हें हम स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। चित्रकूट में स्वीडन के कुछ वैज्ञानिकों को लगभग 1.6 अरब वर्ष पूर्व के जीवाश्म मिले। अगली बार चित्रकूट जाएं तो इन पहाड़ों को जरूर निहारें, जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन आया और जिसकी वजह से हम सभी सांस ले रहे हैं।